इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी आज है। आपको बता दें कि जान गंवाने वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, पहलगाम हमले में निर्दोष लोग मारे गए, पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी लिखा कि आतंकवाद के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। बता दें कि नापाक आतंकी योजनाएं कभी सफल नहीं हो पाएंगी, पीएम मोदी ने लिखा। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी आज है। आपको बता दें कि पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करी है पीएम मोदी ने। उन्होंने लिखा कि पहलगाम हमले में मासूम नागरिकों की हत्या अत्यंत दुखद है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा और नापाक आतंकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी। सरकार ने दोहराया कि देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का आज दिन है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि पूरे देश में राष्ट्रीय शोक है आज। वहीं मिर्जापुर में महिला आरक्षण पर बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध। आपको बता दें कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के पुतला दहन का ऐलान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर होगा ये प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आज जोरदार प्रदर्शन करेगी। मिर्जापुर से सियासी तनाव, आपको बता दें कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मिर्जापुर में महिला आरक्षण पर बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध देखा जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी अखिलेश यादव के पुतला दहन करने का ऐलान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर यह प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आज जोरदार प्रदर्शन करेगा। बता दें कि मिर्जापुर में सियासी तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि मिर्जापुर से यह जानकारी बता रहे हैं, जहां महिला आरक्षण पर भाजपा युवा मोर्चा का विरोध देखा जा रहा है, जहां पर राहुल गांधी अखिलेश यादव के पुतला दहन का ऐलान किया गया है। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर यह जोरदार प्रदर्शन होगा। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को लेकर तंज कस दिया। दरअसल राहुल गांधी ने तमिलनाडु में थूथुकुडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठा दिया है। राहुल के बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा है। दरअसल राहुल गांधी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर अपनी पसंद के व्यक्ति को बैठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो लोग AIADMK को कंट्रोल करते हैं वे पूरी तरह से अमित शाह और मिस्टर नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में हैं। देखिए बिहार में क्या हुआ, सीएम को हटा दिया गया और एक बीजेपी के आदमी को बिठा दिया गया। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिहार के सीएम एक कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप राज्यसभा चले गए। राहुल गांधी द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर
तीखा हमला किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि जिस आदमी को उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती, ऐसा व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं और उसका क्या मतलब होता है, आज तक देश समझ नहीं पाया है। जिस आदमी को महिला आरक्षण से इतनी नफरत हो, जो आदमी सरकार और राष्ट्र इसका फर्क नहीं समझता हो, जिस आदमी को गंभीरता से राजनीति करने की आदत ही नहीं रही, न संसद के भवन के अंदर की जो मर्यादा जानता हो, उसकी बातों को किसी को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि लोगों पर अपना दबाव बना करके काम निकालना, ये उनके चरित्र में रहा है और उसी चरित्र के अनुसार वो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। कहीं किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं विवेक से निर्णय लिया है, दुनिया इसको जानती है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अक्सर राहुल गांधी, नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर अब ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि राहुल के इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता लगातार राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। वहीं फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। उनके खिलाफ भगवान श्री राम और रामायण को लेकर कथित रूप से अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अभिनेता प्रकाश राज पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ भगवान श्री राम और रामायण को लेकर कथित रूप से अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में धार्मिक भावनाओं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि प्रकाश राज की कुछ हालिया टिप्पणियों को लेकर विभिन्न संगठनों और लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। आरोप है कि उनके बयान धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने वाले और समाज में तनाव पैदा करने वाले हैं। इसी आधार पर उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। प्रकाश राज को लेकर एनडीए नेताओं ने कहा कि वो कितने ही बड़े अभिनेता क्यों ना हो, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करने का उन्हें कोई हक नहीं है। आप अभिनेता हो या खलनायक हो, लेकिन संविधान न्याय के लिए जाना जाता है। संविधान में हर धर्म की आस्था का सवाल है। राम और रामायण, इसके प्रति सब लोग श्रद्धा निवेदित करते हैं। आप व्यंग्यात्मक रूप से बच्चों का दिलो दिमाग खराब करिए तो अब एहसास हो जाएगा कि अभिनेता को न्याय का जब इंजेक्शन लगेगा ना, तब उनको एहसास होगा कि भगवान भी साक्षात हमारे सामने हमको श्राप देने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, दरअसल प्रकाश राज एक अभिनेता के तौर पर अत्यंत लोकप्रिय है, लेकिन जो भारत के जनमानस को पढ़ने में आम तौर पर वामपंथी विचारधारा के लोगों की कठिनाइयां हैं, प्रकाश राज उससे अलग नहीं दिखते हैं। समय समय पर ऐसी टिप्पणियां करना उनकी आदत में शुमार रहा है। देखिए, मुझे लगता है प्रकाश राज अक्सर किसी सनकी माफिया डॉन का किरदार निभाते हैं पिक्चर में, और वो लगता है सनक उनके जीवन में भी सवार हो रहा है। ये किसी सेन आदमी का काम नहीं हो सकता। प्रकाश राज जी पहले भी अपने आपत्तिजनक बयानों के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद कर दी। रामायण के बारे में आपत्तिजनक बात करोगे तुम प्रकाश, और तुम सोचते हो इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सभी लोग आदर्श मानते हैं, किसी धर्म में हो, और उस रामायण की तुलना आप बीफ खाने से कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज अपने बयानों को लेकर विवादों में आए हों। वे अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं।
जिससे कई बार समर्थन के साथ साथ विरोध भी देखने को मिलता है। इस बार मामला धार्मिक आस्था से जुड़े होने के कारण अधिक संवेदनशील बन गया है। फिलहाल प्रकाश राज के खिलाफ दर्ज एफआईआर ने एक बार फिर देश में अभिव्यक्ति की सीमा और धार्मिक सम्मान के बीच संतुलन को लेकर चर्चा तेज कर दी है। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बन रही डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। नेताओं का कहना है कि इस तरह की वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री अपराधियों का महिमा मंडन करती है, जिसमें समाज पर गलत असर पड़ता है। विरोध करने वाले दलों ने सरकार से मांग की कि इस डॉक्यूमेंट्री पर तुरंत बैन लगाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि वास्तविक घटनाओं पर आधारित कंटेंट को रोका नहीं जा सकता। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए तत्काल बैन लगाने की मांग की है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पर एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। विरोध करने वाले का तर्क है कि ऐसी सीरीज के माध्यम से अपराधी और अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा है। इस वेब सीरीज पर प्रमुख दलों के नेता आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। आधे लोग, पंजाब का जो नौजवान है आधा तो चला गया बाहरले मुल्क में, आधा है ड्रग्स में, ड्रग्स के कारण जेलों में। तो जो कोई बच खुच गए हैं उनको क्या ये सेध देनी है इन्होंने भी लॉरेंस ऑफ पंजाब को फॉलो करो, एक गैंगस्टर को, या शहीद भगत सिंह या राजगुरु को अपना रोल मॉडल बनाए। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ। दफ्तरों में तो इन्होंने भगत सिंह जी की फोटो लगाई है, पर रोल मॉडल किसको मान रहे हैं? लॉरेंस ऑफ पंजाब को। नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कि किसने किस बेस के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है। जहाँ तो उन्होंने फिल्म देख ली होगी, मैंने तो देखी नहीं क्योंकि अभी तो रिलीज भी नहीं हुई। तो किसी को पहले इन्फॉर्मेशन है तो वो बोल रहा है, लेकिन मैंने वही बेसिक क्वेश्चन उठाया ना कि सेंसर बोर्ड फिर क्यों पास करे? फिर गवर्नमेंट को ही जवाबदेह होनी चाहिए ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी जवाबदेही है कि क्यों फिर ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार ने तो किया कुछ नहीं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने नहीं कुछ किया, जिम्मेवारी उनकी थी। लेकिन पंजाब कांग्रेस बतौर प्रिंसिपल ऑपोजिशन ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट का रुख करने जा रही है। हम PIL मूव करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दूसरा ये है, एक साइड पे आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी ऑपरेशन प्रहार, वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर्स, युद्ध अगेंस्ट गैंगस्टर्स, और जब बारी आई वाकई में युद्ध करने की तो चुपचाप बैठ गए, मुंह पे ताला लगा के सो गए। और ना ही बीजेपी की सरकार ने कहा कुछ, जो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, और ये ना आम आदमी पार्टी ने कहा जो कहते थे बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत शौक है, ये लोग फिल्में बनवाते हैं, ये लोग इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज बनवाते हैं, अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनवाते हैं। मुझे लगता है ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, और जिसको बैकएंड से कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने ही इस चीज के लिए उत्साहित किया होगा कि इससे दो हित उनके सदते हैं। एक तो लॉरेंस जिसको उन्होंने दामाद बना के प्रोटेक्शन दी हुई है गुजरात के अंदर, एक तो उसके नाम को, उसकी दहशत को फैलाने की कोशिश है, और दूसरा पंजाब जहां पे चुनाव आ रहा है उसको बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो अकालियों और भारतीय जनता पार्टी ने कभी पंजाब का भला नहीं किया। जबकि इस डॉक्यूमेंट्री पर सिद्धू मूसेवाला के पिता की भी प्रतिक्रिया आई है। वो आप और बीजेपी पर नाराज दिख रहे हैं, सुनिए। गवर्नमेंट दोनों सरकारां क्यों मेहरबान ने उस अपराधी ਦੇ ਉੱਤੇ? देखो ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 9 मई 2022 को
पंजाब के मनसा जिले में जवाहर के गांव में अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी और तब से ही लॉरेंस बिश्नोई देश विदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके कथित प्रेमी साहिल को कड़ी सुरक्षा के बीच व्यक्तिगत रूप में कोर्ट में पेश किया गया। मुस्कान अपनी छोटी बहन की गोद में लेकर अदालत पहुंची और आपको बता दें कि जो पहले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशियों से अलग एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे पहले दोनों की सुनवाई जेल से ही वीसी के जरिए होती थी। मामले में अब तक 22 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आज अदालत में दोनों अपराधियों से महत्वपूर्ण सवाल जवाब किए गए। आरोप है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी। उसके बाद शव के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में छिपाया था। आपको बता दें कि जिससे ये मामला बेहद सनसनीखेज बन गया। वहीं मुरादाबाद में 27 फरवरी को अलवीना बेकरी के मालिक मोहम्मद अजद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इस सनसनीखेज वारदात के पीछे संपत्ति विवाद को मुख्य वजह बताया जा रहा है। घटना उस समय हुई जब असद तारवीह की नवाज के लिए जा रहे थे। बता दें कि मामले के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर जफर और उसके 2 बेटे अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक नगर के अनुसार इस केस में कुछ नामजद आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस ने जफर और उसके बेटे पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इसी क्रम में न्यायालय के आदेश पर बता दें कि मंगलवार को नागफनी इलाके में जफर के घर की कुर्सी की गई। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए घर का सामान जब्त कर लिया गया और कुर्क कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, 27 फरवरी को थाना नागपनी के बंगला गांव तिराहे पर एक असद नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें उसके बाद उनके परिवारीजनों से तहरीर आई थी और उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था। उसमें कुछ नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेज दिया था और बाकी जो उसका मुख्य आरोपी जफर था उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगातार लगी हुई थी। अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो पाया है। इसी बीच उसके ऊपर इनाम की घोषणा की गई है और प्लस उसमें माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करके आज उसके संपत्ति की कुर्की की गई है। अभी हमारी टीम लगातार जो भी उसमें बचे हुए शेष अभियुक्त हैं इंक्लूडिंग जफर, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं और हमारी गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी इन लोगों की। अब बात करेंगे कन्नौज की, जहां पुतला दहन को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। अखिलेश यादव का पुतला जलाए जाने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जवाब में कार्यकर्ताओं ने छिबरामऊ से भाजपा विधायक अर्चना पांडे की तस्वीर रखकर हवन किया और प्रतीकात्मक श्राद्ध भी किया। बता दें कि यह प्रदर्शन सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव शशिमा दोहरे के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यकर्ताओं ने विधायक की तस्वीर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हाथरस और मणिपुर जैसे मामलों पर सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। उसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। सपा नेत्री शशिमा सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जातीय जनगणना के बिना इसे लागू करना जनता को गुमराह करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। जानते हैं, जहां तक है जो समझदार हैं या जो थोड़े से भी सक्रिय हैं, कि अभी सदन में जो बिल पास होने के लिए केंद्र सरकार ने बोला था महिला आरक्षण को लेकर के, जो कि 2023 में ही पास हो चुका था, वो किसी को दिखाई नहीं दिया या दिखाई तो दिया लेकिन जनता में कहीं ना कहीं सब भ्रम फैलाना चाह रहे थे और विपक्ष की ताकत थी। विपक्ष ने उस पर आवाज़ उठाई कि महिलाओं को अगर सच में आरक्षण देना है तो जो सीटें हैं उसी में से दिया जाए और बिना परसीमन के और बिना जातीय जनगणना के आप दोबारा से इसे कैसे लागू कर सकते। आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान के मुताबिक उसके नियमों का पालन करके तब संशोधन करते।
और जिस तरीके से महिलाओं में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और कन्नौज जनपद के छिबरामऊ क्षेत्र में छिबरामऊ की विधायिका अर्चना पांडे जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी और सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, उनका पुतला फूका, जो कि हम लोगों के लिए सहना असंभव है। और उसका विरोध आखिर उन्होंने क्यों किया? अगर उन्हें बोलना ही था तो जिस समय मणिपुर की घटना हुई, जिस समय हाथरस की बेटी का देहांत हुआ, या कहा जाए कि एक बहुत ही निंदनीय घटना करके उसका मर्डर किया गया था। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के एक विवादित बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान चेन्नई में उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद राजनीति विवाद खड़ा हो गया। खड़गे के बयान में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने खड़गे से माफी की मांग की है। बता दें कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। पार्टी ने राहुल गांधी और के स्टालिन से भी इस बयान पर सफाई देने को कहा। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन चुनाव प्रचार करते करते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक विवादित बयान दे गए हैं, जिससे उनके साथ पूरी कांग्रेस ही बैकफुट पर दिख रही है। दरअसल तमिलनाडु के चेन्नई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये लोग मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? वो एक आतंकवादी है, वो समानता में विश्वास नहीं करते, उनकी पार्टी समानता और न्याय में विश्वास नहीं करती, और इन लोगों का उनके साथ जुड़ना इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। मोदी who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी कह रही है कि खड़गे के साथ राहुल और स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए। ऐसे कैसे इतना बड़ा बयान वो दे सकते हैं? I strongly condemn Mr. Kharge's statement. I demand an apology from both the partners, Rahul Gandhi and M.K. Stalin, for this downright insult of the people of India. They have not only insulted Prime Minister Narendra Modi, who is elected by all of us, who is the leader of the world's biggest democracy, the mother of all democracies, but they have insulted 140 crore Indians. बोला किसको? मोदी को। मतलब खड़गे जी टेररिस्ट का मीनिंग नहीं समझते हैं। कांग्रेस का अंदर में ही टेररिस्ट लोग बैठा हुआ है। देखिए, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ के देश में तीसरी बार जनता के मैंडेट से जीते हुए प्रधानमंत्री हैं। फिलहाल खबर इंडिया वॉइस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।